ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, हेडिंग डाल दो, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो कितने मोड हैं? तो देर आर मेनली थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर तीनों को शॉर्ट में देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और इनकी जो बेसिक हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन है वो क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर वन बाय वन कंडक्शन को डिटेल में पढ़ना है, फिर कन्वेक्शन को डिटेल में पढ़ना है और रेडिएशन को डिटेल में पढ़ना है। तो फटाफट हेडिंग डाल दो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र और इसको करते हैं शुरू। तो इसमें लिखो देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। There are three modes of heat transfer. कौन कौन से हैं? As first, conduction. Second, convection. Third, radiation. ठीक है, कंडक्शन में लिख दो जनरली इसका स्टडी अपन करते हैं कि कंडक्शन सॉलिड में हो रहा है। हालांकि कंडक्शन कैन टेक्स प्लेस इन फ्लूइड ऑल्सो, वो देखेंगे कैसे और कब। और कन्वेक्शन में लिख दो जनरली इसका स्टडी करते हैं अपन फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स बोल दिया मतलब लिक्विड और गैस दोनों इसमें इंक्लूड हो गया। तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन किसके थ्रू रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड रहता है क्या? नो। तो यहाँ लिख दो नो मीडियम रिक्वायर्ड। इनके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो अब वन बाय वन शॉर्ट में देखते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है, उनका डेफिनेशन और फिर उनका बेसिक इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो पहला डालो हेडिंग कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन, तो कंडक्शन क्या रहता है इसका बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे पहले। राइट डाउन, हीट ट्रांसफर इन स्टेशनरी मीडियम, हीट ट्रांसफर इन स्टेशनरी मीडियम like solid, liquid or gas is called conduction, is called conduction। तो यहाँ पर क्या बोला? हीट ट्रांसफर इन स्टेशनरी मीडियम। तो स्टेशनरी मीडियम इज द मेन पॉइंट। स्टेशनरी मीडियम का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी मीडियम का मतलब होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो एटम हैं, वो मूव नहीं करने चाहिए, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जाने चाहिए। जो उनकी लेटेस्ट पोजीशन है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, वो मूव नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड के केस में तो हम जानते हैं सॉलिड में उसके जो मॉलिक्यूल रहते हैं, उसके जो एटम रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं, दे हैव ए फिक्स्ड पोजीशन। बट लिक्विड और गैस के केस में कंडक्शन कैसे होगा भाई? उसमें स्टेशनरी कैसे रह सकते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तो सॉलिड में भी देखो किस तरीके से कंडक्शन होगा, है ना। तो उसके लिए एक और लाइन लिख दो कि इन सॉलिड्स कंडक्शन टेक्स प्लेस, इन सॉलिड्स कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू
ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या इस तरीके से लैटिस वाइब्रेशन किसका, लैटिस वाइब्रेशन ऑफ, सॉरी फॉर दैट, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोशन किसका होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो ये दो चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं सॉलिड में कंडक्शन कराने के लिए, ठीक है। जैसे हमारा कोई सॉलिड है इस तरीके से, दिस इज अ सॉलिड बॉडी, तो सॉलिड बॉडी, इन दी सॉलिड बॉडी वी नो देयर आर मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्लेस्ड लाइक दिस। इसका जो लैटिस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो सॉलिड और मॉलिक्यूल और एटम होते हैं उनका पोजीशन जो होता है वो फिक्स रहता है, दे कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर। उनका पोजीशन जो होता है वो फिक्स रहता है, दे कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर। तो इसमें लेट अस अज्यूम कि ये अपना बॉडी है और इसके ये डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरीके से इसमें पैक्ड है, ठीक है। अब मान लो आप इसके लेफ्ट फेस को हीट करना स्टार्ट करते हो, हायर टेम्परेचर पे रख देते हो T1 पे, ठीक है। तो इसमें जो हीट होगा वो लेफ्ट से एंटर करेगा, ओके। अब लेफ्ट से जब एंटर करेगा तो इसके जो लेफ्ट फेस के पास वाले मॉलिक्यूल्स या एटम हैं, वाइब्रेशन तो हर समय करते रहते हैं, है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब होगा तब वाइब्रेशन मोशन सब कुछ जीरो हो जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी अचीव नहीं हो सकता। तो जो रूम टेम्परेचर भी होगा उस पर भी वाइब्रेशन कर रहे होंगे, लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा हीट देना स्टार्ट कर देंगे और इसको हॉट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ जो ये मॉलिक्यूल्स या एटम है उनका जो वाइब्रेशन हो रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इनका वाला जब इंक्रीज होगा तो वो नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब इनका भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देंगे, ये और ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र होगा, तो ऐसे ही जब एक साइड के मॉलिक्यूल्स को आप वाइब्रेशन उनका इंक्रीज करो तो वो इंक्रीज हुआ वाइब्रेशन एक एक लेयर करके एक एक कनेक्टेड एटम या मॉलिक्यूल के थ्रू आगे बढ़ने लग जाएगा। फाइनली क्या होगा कि राइट फेस वाले जो मॉलिक्यूल हैं, राइट साइड वाले, वो भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो राइट वाला जो फेस है वो मान लो किसी T2 टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, यहाँ पर हमारा T1 मोर देन T2 होगा, ठीक है, T1 मोर देन T2 होगा। अगर ये दोनों फेस जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, प्रैक्टिकली वी कैन सी दैट। तो हमारा हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है, ये हीट में हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। तो एक तो हुआ लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू, ये वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र करता जाएगा, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा बोला है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जनरली जो हमारे मेटल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ एटम और मॉलिक्यूल तो हैं ही हैं, साथ में इसमें क्या होंगे, इसके स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, वो मूव कर सकते हैं, वो अपनी जगह को छोड़ के आगे पीछे मूव कर सकते हैं, यस सुनो। तो उनका मोशन बढ़ जाएगा, जब आप इसको हीट करोगे तो उनका मोशन बढ़ जाएगा। तो वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, बट रैंडमली मूव करते करते एवरेज वेलोसिटी उनका लेफ्ट टू राइट की तरफ ही होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो लेफ्ट टू राइट की तरफ ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन भी जो है वो हीट को लेफ्ट टू राइट ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोनों आपके इसमें रीजन आ गए कि लेटिस वाइब्रेशन और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से एक सॉलिड में किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये सॉलिड है आपका, इतनी बात हमारे समझ आ गई।
कोई समस्या वाली बात नहीं। बट समस्या आ रही है कि सर आपने कहा कि लिक्विड और गैस में भी कंडक्शन होता है, लिक्विड और गैस में कंडक्शन कैसे हो जाएगा भाई? देखो, जब हम लोगों ने पढ़ा था बाउंड्री लेयर थ्योरी फ्लूइड मैकेनिक्स में, याद है? तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में इस तरीके से पढ़ा था कि जैसे ये कोई फ्लैट प्लेट है और इसके ऊपर यहाँ से ऐसे कोई फ्लूइड का स्ट्रीम जो है वो मूव कर रहा है, तो हमने देखा था कि वहाँ बाउंड्री लेयर बन जाती है ऐसे। उसका थिकनेस देखते थे, यहाँ से यहाँ लैमिनार, उसके बाद ट्रांजिएंट, फिर मतलब क्या था, हम देखते थे उसमें कि एक बहुत छोटी सी लेयर इन लेयर के अंदर भी बन जाती थी, है ना? इसको जूम करके देखते थे तो हमें पता चलता था कि इसके अंदर जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो रेस्ट में ही रहते हैं। ये प्लेट रेस्ट में है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल भी जो जस्ट इस सॉलिड के सरफेस को टच कर रहे होंगे ये भी रेस्ट में रहते हैं, ये उससे चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। स्टिक कैसे कर जाते होंगे भाई? स्टिक ऐसे कर जाते हैं, मैंने आपको बताया है, ब्रह्म ज्ञान तो आपको मिल ही चुका है कि किसी भी सरफेस को अगर हम जूम करके देखेंगे तो वो सरफेस हमें ऐसे इर्रेगुलर दिखाई देगा, इर्रेगुलर लाइक दिस, ठीक है? तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल इस सॉलिड सरफेस पे आएंगे वो यहाँ कोई यहाँ भी फंस जाता है। सो स्टिक करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल जो लिक्विड के होंगे वो ऐसे फंस जाएंगे। अब ऊपर वाले मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे होंगे फ्लो के साथ, लेकिन ये नीचे वाले तो फंस गए ना, ये मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव, तो वो स्टेशनरी हो गए कि नहीं हो गए? तो उस वजह से इस सॉलिड सरफेस के ऊपर एक छोटी सी ये लेयर बन जाती है जो कि रेस्ट में रहती है, वो स्टिक कर जाती है, ठीक है? वो मूव नहीं करती है। तो यहाँ ये स्टेशनरी है। तो वेरी नियर टू सॉलिड सरफेस, यहाँ सॉलिड सरफेस के बहुत पास, पहले क्या होगा कि यहाँ से यहाँ हीट कंडक्शन के थ्रू जाएगा, बाद में जब ये वाले मॉलिक्यूल को हीट मिल गई तो वो मूव कर सकता है इस तरीके से, वो अपनी पोजीशन छोड़ के जा सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड के डिफरेंट लेयर का मिक्सिंग होगा और कन्वेक्शन हमको मिल जाता है। बात समझ आई? लेकिन वेरी नियर टू सॉलिड सरफेस पहले उसमें कंडक्शन से ही हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है? तो यही गैस के केस में भी होता है। गैस के केस में जो बहुत उसके क्लोज सरफेस हो के पास क्लोज सरफेस मॉलिक्यूल वेरी क्लोज टू दी सरफेस जो होते हैं वो उससे स्टिक कर जाते हैं, ठीक है ना? या इनका जो वाइब्रेशन है, यहाँ वाला जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहा होगा इस तरीके से, तो यहाँ जो गैस का एटम आएगा तो वो वाइब्रेट कर रहा है तो ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो जब वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है मतलब वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, बाद में वो गैस का मॉलिक्यूल को चला भी जाए, ठीक है? बट लिक्विड में तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई वो स्टिक कर जाता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो ये वाली कहानी हुई। तो इस डायग्राम को हम, बात को तो समझ ही गए हैं, इस डायग्राम को इस तरीके से बना देते हैं कि भाई ये है एक सॉलिड सरफेस, अगर उसको जूम करके देखेंगे तो वो ऐसा इरेगुलर दिखाई देता है। तो दिस इज एक्चुअली ए सरफेस ऑफ सॉलिड, दिस इज एक्चुअली ए सरफेस ऑफ सॉलिड। बात को समझे कि नहीं? ठीक है? इसका सरफेस टेम्परेचर मान लो Ts है, जो कि हायर देन दी फ्लूइड का जो टेम्परेचर है लिक्विड का उससे ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ एक ऐसी लेयर बन जाएगी, इस लेयर के अंदर वाले जो मॉलिक्यूल हैं जो यहाँ होंगे, यहाँ 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 यहाँ, ये रेस्ट में रहते हैं, दीज मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव, ये फंस गए, इसके इरेगुलरिटीज़ के साथ में फंस गए। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके और सॉलिड सरफेस के बीच में कंडक्शन होता है, ठीक है? दे कैन नॉट मूव, तो यहाँ पर हमारा क्यू कंडक्शन होगा। क्या होगा? क्यू कंडक्शन होगा, क्यू कंडक्शन होगा। कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फ्लूइड और सॉलिड इंटरफेस पर, कहीं कहीं लिखा रहता है फ्लूइड और सॉलिड का इंटरफेस, इंटरफेस यानी सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, तो वहाँ हमारा क्यू कंडक्शन के थ्रू हो सकता है फ्लूइड्स में। क्लियर हुई बात? ये डायग्राम बना दो फटाफट। ओके जी।
अब ये तो हुई थ्योरी बात। अब बात आती है जब इसको समझा तो इसके लिए लॉ भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने कहा कोई चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसका मेज़रमेंट कैलकुलेशन भी तो चाहिए, मतलब उसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी तो चाहिए। तो कंडक्शन के लिए, कंडक्शन इन सॉलिड के लिए फोरियर ने अपना लॉ दिया। किसने दिया? फोरियर ने। तो वो देखते हैं इसका कंडक्शन का बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है। हेडिंग डालो फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ। तो फोरियर ने प्रैक्टिकली देखा कि भाई लेट अस अज्यूम ये एक वॉल है या एक प्लेट है जिसकी कुछ थिकनेस है। थिकनेस मान लेते हैं इसकी यहाँ से यहाँ तक कुछ एल थिकनेस है लेट से। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन में हमने ले लिया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर भी ले लिया और प्लेट इस तरीके से रखा है। इसका लेंथ जो होगा प्लेट का वो इनसाइड दी पेपर होगा, ठीक है। हाइट क्या होगी उससे मतलब नहीं है, थिकनेस उसकी एल है उससे मतलब है। तो थिकनेस ये है, तो मान लेते हैं कि भाई इसका लेफ्ट साइड में हमने टेम्परेचर कुछ T1 रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में टेम्परेचर T1 रखा हुआ है, ठीक है, और राइट साइड का टेम्परेचर T2 है, सच दैट कि T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। जैसे मान लो कि भाई इस तरफ से कोई फर्नेस है, वो फर्नेस यहाँ पे कांटेक्ट में है, उसमें कोल बर्न आप कर रहे हो, तो यहाँ पर हॉट गैसेस है, एयर है, तो उसका हीट इसको मिल रहा है, तो ये हायर टेम्परेचर पर है। ये मान लो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो इस साइड का टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप इस फर्नेस को स्टार्ट करोगे तब सिर्फ ये वाला सरफेस जो होगा वो गर्म होगा। धीरे धीरे क्या है वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट को, नेक्स्ट लेयर को, नेक्स्ट लेयर को, नेक्स्ट लेयर को, इस तरीके से हर लेयर पर जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करेंगे। कंडक्शन इसी तरीके से होगा। बट प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगा, जब ये एक थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। स्टडी स्टेट का मतलब है कि अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, जितना बढ़ना था बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ टेम्परेचर हर लेयर पर डिक्रीज करता जाएगा, हर लेयर पर, इस लेयर, इस लेयर, इस लेयर, इस लेयर, इस पे डिक्रीज करता जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है और इसका कंडक्टिविटी के है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला होगा, इधर से जहाँ से हीट आ रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया ए है और उस मटेरियल का कंडक्टिविटी के है। हम देखेंगे कि जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस जाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो टेम्परेचर हमें डिक्रीज होता हुआ मिलता है। एक चीज़ हम हीट में समझ चुके हैं कि हीट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर। तो हीट तो यहाँ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा और हर सेक्शन पर जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो डिक्रीज करता जा रहा है इस तरीके से। अब वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि ये टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करेगा या इस तरीके से कोई कर्व बनाते हुए ऐसे डिक्रीज करेगा, या हो सकता है ऐसे डिक्रीज कर रहा हो। डिक्रीज करेगा ये डैम श्योर है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कोई सॉलिड वॉल है, उसमें एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है और इधर से उधर हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो टेम्परेचर हर पॉइंट पर, हर सेक्शन पर ये डिक्रीज करता जाएगा। अब वो लीनियरली भी डिक्रीज कर सकता है या किसी और रैंडम कर्व के हेल्प से डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब फोरियर ने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा कि भाई जो हीट ट्रांसफ़र रेट है, हीट ट्रांसफ़र रेट है मतलब Q, वो प्रोपोर्शनल है इसके एरिया के, ठीक है। एरिया जितना बड़ा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर, ठीक है। T1 माइनस T2, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर रहा है।
फिर उसने देखा कि जो वॉल की थिकनेस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थिकनेस अगर ज़्यादा कर दोगे तो एक तरफ से दूसरे तरफ हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कम हीट ट्रांसफ़र हो पाएगा, उसका रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो उसने इन तीनों चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा, इनको कंबाइन किया और यहाँ पर लिखा Q प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल्टा टी अपॉन एल, ये लिखा। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है वो आ जाता है कंडक्टिविटी के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आया के उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी और मटेरियल के। ठीक है, अब डेल्टा टी यहाँ ले रहे थे आप T1 माइनस T2, है ना, हायर माइनस लोअर। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लें कि डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, हीट फ्लो कर रहा है यहाँ फर्स्ट फेज टू सेकेंड, अगर 2 माइनस 1 लें तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। तो उस निगेटिव के केस में हमें यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा टू गेट दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, लेना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम अगर डेल्टा टी लिखेंगे T1 माइनस T2 तो माइनस लगाने की नीड नहीं है, तो माइनस लगाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर हम ले रहे हैं T2 माइनस T1 तो हमें माइनस लगाने की नीड पड़ेगी। ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म में मैथमेटिकली चेंज किया गया, तो उसको जनरल फार्मूला बनाने के लिए लिखा गया Q इक्वल टू माइनस के ए डी, डेल्टा टी की जगह डी टी और स्मॉल थिकनेस डी एक्स। बोला अगर इसका वॉल का थिकनेस बहुत छोटा कर दिया जाए डी एक्स के बराबर, तब उसका टेम्परेचर डिफरेंस दोनों फेस पर होगा डी टी, तो डी टी बाई डी एक्स उस छोटे स्ट्रिप के लिए वो क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों, डी टी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, उसका उस फेस का राइट फेस का टेम्परेचर माइनस लेफ्ट फेस का टेम्परेचर, तो ये निगेटिव होगा। तो डी टी बाई डी एक्स ये कहलाता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। क्योंकि ये डी टी बाई डी एक्स निगेटिव होगा इसलिए यहाँ एक और निगेटिव लगाया जाता है टू गेट दी ओवरऑल वैल्यू ऑफ क्यू एज पॉजिटिव। ठीक है, तो यही आपका कहलाता है फोरियर्स लॉ, यही आपका कहलाता है फोरियर्स लॉ। और क्यू का वैल्यू किस में होगा, यहाँ वॉट में होगा। क्यू का वैल्यू किस में होगा, वॉट, वॉट में होगा। अगली चीज ऑल्सो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्यू लेते थे जूल में, यहाँ हम बात कर चुके हैं कि क्यू लिया जाएगा वॉट में पर सेकेंड, स्टडी स्टेट जब अचीव हो जाए तब की बात चल रही है। अब पर सेकेंड के बाद एक और इसका स्टडी किया जाता है, वो होता है हीट ट्रांसफर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अगर पर यूनिट एरिया करें तो ये सिर्फ के ए डी टी वाई डी एक्स बचेगा, यस सोनू, तो ये आ जाएगा वॉट्स में आ गया। बात समझ आई। तो दिस इज दी फोरियर लॉ, यहाँ वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द केस। तो यहाँ पर एक लिख दो जरा स्टार लगा के, हेयर टेम्परेचर ग्रेडियंट, हेयर टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी वाई डी एक्स is actually negative in direction of heat flow या along the direction of heat flow या heat transfer। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है डी टी वाई डी एक्स, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये अपना कंडक्शन का हो गया फोरियर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।